दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हमारा चल रहा है, फर्जी मॉडल उत्तर का पोल खोल, वो सिलसिला हमारा चल रहा है। उसी निरंतरता में एक और सवाल के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी शहर में हों, आप फर्जी मॉडल उत्तर से आप बच के रहें। आपको मेंस आंसर राइटिंग का तैयारी करना है, आप डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से तैयारी कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मानिए चाहे आप नहीं मानिए, कहना मेरा कर्तव्य है। हम आपको आगाह कर रहे हैं, हम आपको सचेत कर रहे हैं, ठीक है। आप डिस्कशन डिबेट के माध्यम से मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कीजिए। फोटो स्टेट टीचर, फोटो स्टेट आंसर राइटिंग और फोटो स्टेट क्वेश्चन से आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, सिलेक्शन नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसलिए देखिए, हिंदी माध्यम में सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हिंदी माध्यम का जो छात्र है वो फोटो स्टेट फर्जी टेस्ट सीरीज पे डिपेंडेंट है कि 70, 80, 90, 100 टेस्ट सीरीज वो एक फर्जीवाड़ा है, ठीक है। हम खुलेआम इसको कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे डर नहीं लगता कहने में। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और बता दें कि मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में। तो 10 नंबर क्वेश्चन तक हम आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। आज 11 नंबर क्वेश्चन की बारी है और यदि कहें तो अब 250 मार्क्स का, सॉरी 250 वर्ड के सवालों की अब हमारे सामने बारी है। आइए, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि थोड़ा सा आप समझ गए ना, थोड़ा सा समझ गए, आप बेहतर आंसर लिख जाएंगे। पढ़िए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। कर है वैदिक समाज और धर्म की, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर है वैदिक समाज और धर्म की। पहला सेगमेंट ये हो गया। यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता था कि प्राचीन समाज, मध्यकालीन समाज, आधुनिक समाज, गुप्ताकालीन समाज। तो ये ऐसे आप क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे वो वैदिक कालीन समाज तक सीमित होना चाहिए। ये फर्जी मॉडल उत्तर नहीं मिलेगा आपको। फोटो स्टेट कॉपी में ओरिजिनल क्वेश्चन से हमेशा टकराइए, वही आपको ओरिजिनलिटी का बताएगा और आप कितनी पानी में है, कितनी क्या आपकी, अब क्या कहें, क्षमता है, वो आपको बता देगा। आइए, कि मुख्य विशेषता क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषता क्या है। आइए, क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित है? क्या लिखा है, क्या आप सोचते हैं कि। तो हम पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, जहां इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास लिबर्टी होता है कि आप क्या सोचते हैं, उसके साथ हाँ पक्ष में भी जा सकते हैं और ना पक्ष में भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं। वैदिक समाज में जो चल रहा था वो आज भी चल ही रहा है। एज इट इज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ तो चल रहा है। तो आपको हाँ के ही साथ जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आप समझिए, जो हमारे देखिए वैदिक टाइम पीरियड क्या था हमारा। आप देखिए, जब हमारा हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त होती है, उसके बाद जब कुछ दिन का जो हमारा इतिहास का पीरियड हमें पता नहीं होता, लगभग 2-2.5 साल का, लेकिन उसके बाद जब वैदिक काल हमारा स्टार्ट होता है, फिर क्या होता है, हमारा उत्तर वैदिक काल आता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा महाजनपद काल आता है। फिर मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है और हमारा वही पूरा पूरा प्राचीन भारत है, जिसको प्राचीन काल कहते हैं, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। समझ गए होंगे। तो यही कह रहा है, उस समय जो समाज है और धर्म की मुख्य विशेषता क्या था, ये बताइए। तो आप क्वेश्चन आसान भाषा में समझ गए। आइए हम इसमें भूमिका की बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं और निष्कर्ष की बात करते हैं, क्या लिखा जाएगा। तो आइए, तो मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि ये प्रयास यदि हमारा आपको अच्छा लगता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए। लोगों को अच्छी चीज़ें सभी तक शेयर होनी चाहिए थी यार, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम यूट्यूब पे वीडियो का स्पॉन्सर करवा दें, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। चलिए आइए हम भूमिका की बात करते हैं। तो हमने कहा भूमिका, आइए क्या लिखना था। देखिए, हम सुन स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं। जो स्टूडेंट सपोज कीजिए कि आप तैयारी करे गए और आपको कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि यार पढ़े कुछ और थे, तैयारी कुछ और था, और मेंस में पता चला कि क्वेश्चन कुछ और आ गया, तो आप क्या करेंगे। लिखना तो पड़ेगा। आप लोग जितना मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे नहीं पता कितनों को मेंस देने का अवसर मिला है, नहीं मिला है, मुझे नहीं पता। बट जब सच में जो मेंस दिए हैं ना, मैं दिया हूँ, मुझे पता है, जो दिए हैं या जो सिलेक्शन लिए उनसे पूछिएगा, जब वो जाते हैं लिखने तो कुछ याद ही नहीं आता, यार ये क्या चल क्या रहा है। इतना प्रेशर आपके माइंड पे होता है, स्पीड क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ये होता है कि आप प्रैक्टिस किए होते हैं तो लिंक फिर जब जुड़ने लगती हैं तो फटाफट फटाफट चीज़ें याद आने लगती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ने लगेगा क्या पूछ दिया है, अब इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो हमने कहा कि देखिए, उस छात्रों के लिए हम बताते हैं और नए छात्रों के लिए कि जब इतिहास का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमने कहा उसका एक टाइम पीरियड होगा, एक टाइम पीरियड, और किसी न किसी क्षेत्र में हुआ होगा। समझ गए। तो आप यहां से शुरू कर दीजिए ना। तो जब आपका क्वेश्चन का शुरुआत हो गया ना, तब फिर आपका लिंक जुड़ना शुरू हो जाएगा। यदि आप शुरुआत करने में टाइम लगा दिए तो फिर आपका क्वेश्चन लास्ट में छूट जाएगा। क्यों, अरे इससे कहाँ शुरुआत करें, नहीं हिस्ट्री का क्वेश्चन आया,
कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड होगा, कुछ ना कुछ प्लेस होगा, शुरू कीजिए वहाँ से, फिर आपका लिंक जुड़ता चला जाएगा। तो बताइए हमारा जो वैदिक पीरियड था, आप जानते हैं कि 1500 BC से माना जाता है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल 600 या 500 कहीं कहीं मिल जाएगा आपको BC तक माना। इसको हम लोग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों दो पार्ट में इसको हम बांट लेते हैं। अगर देखें तो 1500 से लगभग 1000 BC आता है, और फिर 1000 से लेकर लगभग 600 BC के आसपास आता है, फिर महाजनपद काल हमारा प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यही तो है। अब शुरू कर दीजिए ना, यहाँ से भूमिका लिखना आप शुरू कर दीजिए कि भारतीय इतिहासकारों के अनुसार, क्योंकि देखिए ये आपका टाइम पीरियड तो दिया हुआ नहीं है, इतिहासकारों ने इस टाइम पीरियड को दिया है, आप उसको पढ़ते हैं, तो आप अपने ऊपर मत लीजिए, आप लगा दीजिए कि भारतीय इतिहासकारों के अनुसार वैदिक समाज का समय काल, ठीक है, लगभग 1500 BC से 500 BC तक माना जाता है। ठीक है, 1500 BC से 500 BC तक माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में इसे परिवर्तनकारी युग माना जाता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में इसे परिवर्तनकारी युग माना जाता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण सभ्यता, धार्मिक अनुष्ठान आदि, दो एग्जाम्पल आप दे दिए। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता जो हमारा था उसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है, लेकिन जब हमारा वैदिक सभ्यता शुरू हुआ था जहाँ पे एग्रीकल्चर, पशुपालन, तो उसे ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, धार्मिक अनुष्ठानों का डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से वो निरंतरता में तो रहा नहीं, तो अलग अलग चीज़ हो गया। इसीलिए हमने कहा कि यह एक भारतीय उपमहाद्वीप में इसे एक परिवर्तनकारी रूप में देखा जाता है, परिवर्तनकारी युग के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण सभ्यता से हम लोग आगे बढ़े, धार्मिक अनुष्ठान को लेकर आगे बढ़े। क्योंकि आपसे क्या कहा जा रहा है, यह क्वेश्चन देखिए, हमने कहा समाज और धर्म। तो समाज क्या है, समाज में रहन सहन, आपका एग्रीकल्चर, व्यापार, तो क्या था, तो ग्रामीण सभ्यता, उसमें सारा कुछ आ गया, ये हमारा समाज था। समाज क्या था, ग्रामीण सभ्यता। धर्म, धार्मिक अनुष्ठान। दो एग्जाम्पल आपने दे दिया, तो भूमिका आप समझ गए। इस क्वेश्चन का भूमिका आप लिख लेंगे। किसी भी इसी तरीका से हम बताएं कि यदि आप किसी भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, शुरुआत कहाँ करना है, ऐसे ही शुरुआत किया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए आसान होता है। अब हम बात करते हैं बॉडी का। चलिए हम लोग बॉडी में देखें, बॉडी में बात करें तो बॉडी में क्या करें, तो बॉडी हमने क्या बनाना है, तो यहाँ देख लीजिए लिखा है कि वैदिक समाज और धर्म। तो अलग अलग मत लिखिए, सिंपल आप ही लिख दीजिए कि सिर्फ इतना लिखिए ना, मुख्य विशेषता। आपने सब हेडिंग बनाया, मुख्य विशेषता, एग्जामिनर आराम से समझ जाएगा कि क्या ये लिखना चाह रहा है। मुख्य विशेषता आपने लिख दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट, तो क्या आ जाएगा बताइए, क्या था। सबसे पहला सबसे शानदार वैदिक काल का हमारा चर्चा होता है, तो हम लोग क्या बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था वैदिक काल से शुरू हुआ था ना। तो सबसे पहले आप इसी को, इस समाज में हमारा देखिए वर्ण व्यवस्था या जो जाति व्यवस्था, ये समाज का पार्ट है कि नहीं बताइए, समाज का पार्ट है, बिल्कुल समाज का पार्ट है। तो लिख दीजिए मेरे भाई यहाँ पे वर्ण व्यवस्था। ठीक, और वर्ण व्यवस्था को आप जानते हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि हमारे समाज में उस समय क्या थे, 4 वर्ण थे, जिसे हम लोग कहते ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये वर्ण था, इसी से हमारा चल रहा था। हाँ, लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे जोड़ देना है कि जाति व्यवस्था की नींव वहीं पड़ चुकी थी। जो हमारा वैदिक काल से जब हम उत्तर वैदिक काल तक का सफर करते हैं, तो वहाँ पे जाति व्यवस्था की नींव पड़ चुकी थी। तो इसे आप एक्सप्लेन कर देंगे कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, और किसके आधार पे, कर्मों के आधार पे वर्ण व्यवस्था प्रदान की जाती थी। परंतु वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक काल तक का हम सफर पूर्ण करते हैं, तो वहीं पे जाति व्यवस्था की नींव पड़ चुकी थी। तो ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन। अब उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेंगे। दूसरा हमारा क्या था, जो सोसाइटी था हमारा, वर्ण व्यवस्था के बाद आश्रम व्यवस्था। भारतीय समाज में एक और व्यवस्था आता है, उसको हम लोग कहते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, इसमें क्या होता है, अगर आपको पता हो तो कम से कम ये आश्रम तो पता होना चाहिए था। हम लोग बात करते क्या, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 प्रकार के आश्रम की हम लोग बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया है, ये वानप्रस्थ है और ये संन्यास है। तो इन 4 आश्रम का यहाँ पे ये हमारा वैदिक समाज से ही चला रहा था, आज भी कमोबेश लगभग चल ही रहा है। हम लोग जब भी अभी भी पढ़ते हैं आप लोग, तो इस व्यवस्था को पढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ाया जाता है, चला जाता है। तो इस व्यवस्था दूसरा आप तो ये क्या है हमारा, ये समाज का व्यवस्था है ना, ये बताइए, ये समाज का व्यवस्था है। चलिए तीसरा पॉइंट हम चले, उम्मीद करते समझ गए होंगे आप, एक्सप्लेन भी कर लेंगे इसको। चलिए हम तीसरा पॉइंट की बात करें, तो तीसरा पॉइंट हम इसमें दें, हमने 2 पॉइंट आपसे दे दिया कि वर्ण व्यवस्था हो गया हमारा, पितृसत्तात्मक समाज उस समय भी था। अगर हम सभा और समिति की बात करें, तो सभा समिति तो चल रही थी, लेकिन वो व्यापक स्तर पर नहीं था ना, तो पितृसत्तात्मक समाज ही था हमारा। तो हम लिख सकते हैं पितृसत्ता
पितृसत्ता, यही चल रहा था। तो क्या आप इसे एक्सप्लेन कर लें कि राजा जो पुरुष ही होता था, जो महिलाओं को उस तरीक़ा से अनुष्ठानों में या नीति निर्णय में भाग लेने का अधिकार नहीं था, ठीक है, महिलाएं परिवार तक ही सीमित थी। तो पितृसत्ता, उसके बाद तो फिर यहाँ तक विकास हुआ कि सती प्रथा, ऐसा बात, जोहर पर कितनी चीज़ें विकास हो गई धीरे धीरे, तो आप जानते हैं, ठीक है। तो आप इसे पितृसत्ता को, तो मुझे नहीं लगता कि इसे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, तो ये आप एक्सप्लेन कर लेंगे पितृसत्ता को, ये व्यवस्था थी वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की हम बात करें तो हमने समाज का बात किया, तो अब हम धर्म की बात करते हैं, ठीक है। उस समय धार्मिक व्यवस्था हमारा क्या था, तो क्या उस समय बताइए कर्मकांडीय समाज था हमारा कि नहीं था? कर्मकांड व्यवस्था, कर्मकांड व्यवस्था ये चल रहा था कि जैसे यज्ञ करना, यज्ञ में आहुति देना, कितने तरह के यज्ञ होते थे, उसमें कितने जानवरों की बलि दी जाती थी, अनुष्ठान कितने तरह के होते थे, ये कोई बताने की चीज़, आप अगर थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री यदि पढ़े होंगे तो आपको इस बात के बारे में जानकारी होगा। कर्मकांड व्यवस्था आप इसे एक्सप्लेन कर लेंगे, इसमें तो मुझे लगता है कि बताने को अधिक जरूरत है। उसके बाद देखिए बहुदेव, बहुदेववाद, जिसे इसको हम लोग कहते हैं बहुत देवता। इसे अगर इतिहास आप पढ़ेंगे, इतिहास में देवता को लेकर दो कॉन्सेप्ट आता है, एक एकेश्वरवाद, एक बहुदेववाद, जहाँ के बहुत सारे देवता है। जैसे वर्तमान भारत में आप देखिए बहुत सारे देवता हैं, शंकर जी हैं, भगवान श्री राम हैं, उसके बाद पार्वती जी हैं, काली जी हैं, दुर्गा जी हैं, अलग अलग तरह के, विष्णु भगवान हैं, अलग अलग तरह के देवता हैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिम वहीं पे एकेश्वरवाद की बात करते हैं, ठीक है। तो उस समय भी था, अभी उस समय कौन कौन से देवता थे बताइए? इंद्र थे, अग्नि थे और विष्णु जी थे बहुत देव व्यवस्था था वहाँ पे। और तो बहुत देववाद समझ गए कि एक देवता, एकेश्वरवाद नहीं था, बहुत देववाद, बहुत सारे देवताओं का अलग अलग पूजा होता था, अलग अलग देवताओं का अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान होते थे। अभी भी देखिए हमारे क्या है कि हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वहाँ पर अलग धार्मिक अनुष्ठान है, अगर हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं वहाँ पर अलग धार्मिक अनुष्ठान, तो अलग अलग धार्मिक, हर क्षेत्र का अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान है। आप उम्मीद करते इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसके बाद उस समय पे वेदों का काफ़ी अधिक महत्व था, जो हमारा धार्मिक पुस्तक था वेद, तो वेदों का बहुत अधिक महत्व था। वेद ये धार्मिक पुस्तक था और इनका धार्मिक पुस्तक के रूप में वेदों का काफ़ी अधिक महत्व था। वेद में जो सामाजिक नैतिक मूल्यों की बात की गई थी उसको अपनाया गया था समाज में। हाँ, व्यापक स्तर पर नहीं था, लेकिन थोड़ा कम था, लेकिन था, ठीक है। तो वेद एक धार्मिक अनुष्ठान पुस्तक के रूप में उसे माना जाता था। उन्हीं के अनुसार वैदिक पुस्तक या वेदों के अनुसार ही वहाँ का समाज, वहाँ का धर्म संचालित होता था, और इसी के आधार पर अन्य वेदों की भी रचना हुई थी। आप इसे एक्सप्लेन कर लेंगे, यह रचना की गई थी, जो भी आपको लिखना है। तो आपने क्या किया, इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। हमने आपको 3 पॉइंट इसमें दे दिया लगभग, और 3-4 पॉइंट हमने इसमें दे दिया। मुख्य विशेषता वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और पितृसत्ता, इसका कर्मकांड, बहुत देववाद और वेद। तो 6 पॉइंट लगभग आपके होगा, आप इसे एक्सप्लेन कर लेंगे, हमने बता दिया एक्सप्लेन करने के लिए। अब क्वेश्चन तो पहला, ये तो पहला पार्ट का आंसर था, अभी दूसरा पार्ट तो बचा ही हुआ है। दूसरा पार्ट में क्या है ये बताइए। यहाँ पे है कि आप सोचते हैं कि कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित है, तो बस आपको एक सब हेडिंग बनाना है, क्या? प्रचलित व्यवस्था, बस इतना ही बना लीजिए, हो जाएगा। प्रचलित व्यवस्था ये आप बनाए, हो गया। अब देखिए अभी क्या प्रचलित है, अभी हमारे यहाँ पे वर्तमान समय में क्या प्रचलित है, तो वर्ण व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन जिस जाति व्यवस्था की नींव पड़ी थी, आज हमारे समाज में जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप जाति व्यवस्था की बात कीजिए कि जाति व्यवस्था की वहाँ नींव पड़ी थी, लेकिन जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। इसे अब तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे। इसमें हम जाति व्यवस्था में क्या एक्सप्लेन करिए बताइए कि आज हमारे समाज में किस तरह की जातियां हैं, कितने जातियां हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ आप लपेट लेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीका से जातियों, जो चुनाव में भारत की राजनीति में जातियों ने जो अपना स्थान बनाया है वो तो अद्भुत है, ठीक है। तो जाति व्यवस्था का आप जिक्र कर लेंगे। फिर देखिए हम बात करें पितृसत्ता, जो हमारा पितृसत्ता था, क्या आज नहीं चल रहा है ये बताइए? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। कितने जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आज भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको कितना अधिकार दिया जाता है, घर के अधिकांश निर्णय पुरुष ही लेते हैं। आप इस चीज़ को जान रहे हैं, तो पितृसत्ता को आप एक्सप्लेन कर लेंगे। चाहे उनकी शादी हो, वो उनका पढ़ाई लिखा, उनका कैरियर हो, सभी पुरुषों के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, इंक्लूडिंग कि हमारी राजनीति में भी जो भी महिलाएं स्थानीय सरकार के स्तर पे तय हुई, हम लोग सरपंच पति या प्रधान पति कहते हैं, वो पंचायत वेब सीरीज में दिखाया गया है। तो क्या पितृसत्तात्मक व्यवस्था तो हमारे यहाँ चल ही रही है ना, कि नहीं चल रही है? तो ये तो हमारा हो गया सामाजिक व्यवस्था तो चल रहा है। अगला पॉइंट देखिए, क्या बहुदेववाद, यदि हम धर्म की बात करें तो बहुदेववाद अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है।
बहुत देर बाद। आज हमारे यहाँ कितने देवता हैं ये बताइए? काफ़ी सारे देवता हैं। तो ये भी आप एक्सप्लेन आपसे हो जाएगा। इसमें अब हम क्या एक्सप्लेन कर, आप ये बताइए कि आज भी हमारे यहाँ बहुत देर बाद व्यवस्था चल रहा है। अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग देवता हैं। हमारे संविधान क्या लिखा है? पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म। तो अलग अलग पंथ के अलग अलग देवता। आजकल तो मनुष्य भी, जो हमारे मनुष्य हैं, कुछ लोगों के लिए देवता ही हैं। तो बहुत देर बाद हमारे समाज, आप इसे लिखेंगे जो हम बता रहे हैं कि वर्तमान समाज में भी अनेकों देवता हैं। उसका नाम आप एक दो का एग्जाम्पल लीजिए। पंथ निरपेक्ष, ठीक है, अलग अलग समाज के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के अलग अलग देवता है। तो ये क्या है? बहुत देववाद है ना। एग्जाम्पल आप डाल दीजिए। विदाउट एग्जाम्पल आप ना लिखें आंसर, अच्छा नहीं लगता है। फिर देखिए कर्मकांड, चूँकि हमें बहुत लड़का टेलीग्राम पे आंसर लेके भेजता है। ये पहुंच हमारी अब कुछ लोगों तक हो गई कि टेलीग्राम पे आंसर लेके मुझे भेजता है। मैं चेक करता तो बहुत सारे लड़कों में मैंने देखा कि एग्जाम्पल ही कमी रहती है। ठीक है, चलिए अभी हमारा जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो कर्मकांडीय व्यवस्था हमारे यहाँ चली आ रही थी, ये बताइए वो अभी बचा है कि नहीं बचा है? तो यहाँ पे लिखिए धार्मिक अनुष्ठान। तो धार्मिक अनुष्ठान तो आज भी चल रहा है। और धार्मिक अनुष्ठान में जो कर्मकांडीय व्यवस्था पहले चली आ रही थी, आज भी चल रही है कि अगर किसी घर में किसी की मौत हुई तो बाल कटाइए, शादी में हुआ तो ये करना जरूरी है। ऐसी कितनी धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, कर्मकांडीय व्यवस्था हमारे यहाँ आज भी चल रहा है। तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे, उम्मीद करते हैं आप एक्सप्लेन कर लेंगे। इसमें तो कुछ नहीं लिखना है, तो बहुत सिंपल है कि वर्तमान समाज में आज भी धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत कई तरह के यज्ञ, पूजा पद्धति को अपनाया जाता है। ठीक है, आज भी मरने पर, विवाह संबंधों में अनेकों कर्मकांडों का उपयोग या पालन किया जाता है, या हम उसे स्वीकार करते हैं। जो शब्द आपको ठीक लगे, क्योंकि लिखने जब आप बैठते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि जो आप शब्द अभी आप बोले वो शब्द आपको उस समय याद ही आ जाए, सरनेम शब्द ही याद आते हैं। ठीक है, तो समझ गए धार्मिक अनुष्ठान। तो ये आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए कि हाँ ये आज भी प्रचलित है। हाँ कुछ चीज़ें हमने छोड़ा है, जैसे वहाँ पे सती प्रथा, बाल विवाह। अगर बाल विवाह उस समय नहीं था लेकिन आज ही चल रहा है, तो सती प्रथा हमने छोड़ा। जैसे विधवा विवाह की हम बात करें तो विधवा विवाह उस समय नहीं होता था, आज वो चालू है। तो कुछ मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, कुछ नए मानक बनाए और कुछ चीज़ों को लिया है, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ा भी है जो अच्छी चीज़ है। तो इस 4-5 पॉइंट का आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि हाँ आज भी हमारे समाज में ये चीज़ें प्रचलित है, चल रही है। चलिए अब हम बात करते हैं निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में देखिए क्या लिखा जाएगा। यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो फिर से हम बता दें कि यदि प्रयास हमारा अच्छा लगता हो तो आप थोड़ा प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब वीडियो लाइक भी कर लिया कीजिए। और हाँ, फर्जी मॉडल तरह से आप सावधान रहेंगे, ये हम रिक्वेस्ट करे कहते हैं, नहीं तो फिर आपका नुकसान होगा। चलिए अब हम यहाँ पे निष्कर्ष क्या लिखे, थोड़ा सोचिए, आप बताइए। क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारा स्वामी विवेकानंद जी नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, नारा दिया है कि नहीं दिया, ये बताइए। अभी भी हमारे यहाँ जो धार्मिक गुरु है, और अगर हम बात करें जो हमारा एक प्रमुख संस्थान है RSS, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जो नेता, वो सरकार में है, वो भारत सरकार में है, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं। तो जो उनका जो पक्ष है, तो क्या उन पक्षों का बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे आंसर लिखने में? नहीं, आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार चला रहा है देश का। तो सरकारें देश की जो तय करती है। तो देखिए वेदों की ओर लौटो। और भारत में जो वर्तमान समाज है हमारा, जो बीजेपी है, RSS जिसको रिप्रेजेंट करता है, उनका भी ये मानना है कि हमें अपने प्राचीन संस्कृतियों को वापस लाना चाहिए था। जो हमारे वैदिक समाज थे, जो हमारे वैदिक सभ्यता के जो हमारे गुण थे, उन्हें हमें लाना चाहिए था। तो इस आंसर को आप प्रेजेंट कंटेस्ट में आप जोड़ देंगे तो आपका निष्कर्ष ये हो जाएगा कि हाँ ऐसा चल रहा है। तो निष्कर्ष आप लिख सकते हैं कि वैदिक समाज की अन्य कई परंपराएं भी प्रचलित है वर्तमान समाज में, जिन आपने 3-4 का एग्जाम्पल दिया, लेकिन इसके अतिरिक्त भी तो है। तो वैदिक समाज की अन्य अनेकों अनुष्ठान या परंपराएं आज भी वर्तमान समाज में प्रचलित है। और धार्मिक गुरुओं, समाज, राजनीति, हमारे राजनेताओं के द्वारा समय समय पर इस बात को दोहराया जाता है कि हमें पुनः वेदों की ओर लौटना चाहिए था। ठीक है, पुनः हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए था, पूर्ण विराम। बस हो गया। अब देखिए स्वामी विवेकानंद का नाम आप दे भी सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती बोले थे वेदों की ओर लौटो। ठीक, दयानंद सरस्वती, मुझे विवेकानंद जी निकल गया था। तो दयानंद सरस्वती जी बोले थे कि वेदों की ओर लौटना चाहिए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो हम ये बता रहे हैं कि तो उसको आप उसका नाम दे भी सकते हैं, और नहीं तो धर्म गुरु में तो वो भी आ गए ना। तो इसलिए हमने कहा निष्कर्ष में आप निष्कर्ष लिख दीजिए कि वैदिक समाज की अन्य कई वर्तमान समाज में वैदिक समाज की अन्य कई परंपराएं आज भी प्रचलित है। और समय समय पर हमारे धार्मिक गुरुओं, राजनेताओं
बौद्धिक वर्गों के द्वारा इस बात को बार बार दोहराई जाती है कि हमें वैदिक समाज की ओर, वेदों की ओर चलो नारा को बार बार दोहराया जाता है, या वेदों की ओर चलो नारा को प्रचलित किया जाता है, या उसको प्रोत्साहित किया जाता है। जो शब्द आपको याद है, पूर्ण विराम। तो देखिए यह है हमारा, हमने कहा कि ये यही आपने इशारा दे दिया, क्या धर्मगुरु, उसमें आप जिसको भी ले सकते हैं, राजनेता, बौद्धिक वर्ग, सब ये कह रहा है। जो बीजेपी का, हमारा आरएसएस का पक्ष है, वो सरकार, तो आप किसी भी एक पक्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का निष्कर्ष आप समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट आंसर कैसे लिखना था वो भी आप समझ गए होंगे। और देखिए आप, ये जीएस का आंसर है, यहाँ पे अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो सकता है, उसमें आपकी कंटेंट भाषा पर अच्छी पकड़ हो सकती है, लेकिन जीएस में वो नहीं चलता है। जीएस को जीएस की तरह लिखना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सामान्य। ऑप्शनल में आप विशेषज्ञ होते हैं, जीएस में आप सामान्य होते हैं। तो आंसर हमेशा सामान्य की तरह लिखेंगे, विशेषज्ञ की तरह नहीं लिखेंगे, ये जीएस है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।